ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें? 15 का पेपर ही करें या क्या? ठीक है जी, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, जून 2015 वाला जो पेपर था उसका। सो दे आर सेइंग कि इसका भी देखता हूँ कौन सा है। इसमें कितना सॉल्व किया था हमने, है ना? अभी लास्ट क्लास में आई थिंक 55 तक किए थे ना। सो 54 तक किए थे शायद। हम्म। ठीक है, अभी इसका बाकी का मैं अभी देखता हूँ एक बार करके, जब तक इसका कुछ पार्ट, अगले पार्ट देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ दिन पहले एक ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं बताया, तो बता रही थी ना, क्विंग मॉडल वाला था। सो उसका देखो एक बारी, फिर हम आते हैं। ये जो है ना, संजीवनी ने भेजा था, देखो एक बारी, इसको पहले देखते हैं फिर बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। ये ग्रुप में मैंने भेजा ना, इन्होंने भेजा था उस दिन। तो इसको एक बार ट्राई करके देखो क्या है, मतलब थ्योरी थोड़ा कोशिश करो। हालांकि थ्योरी अभी उसमें बाकी है, फिर भी क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं।
देख लिया जी, इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू सर्वर्स वेयर कस्टमर फ्रॉम, है ना, आउटसाइड द सिस्टम अराइव एट सर्वर वन। सो मान लो इस तरह से है, सो सर्वर वन सर्वर टू लेट्स से इस तरह से, एंड है ना, ये अराइवल यहाँ पे तो कह रहा है कि आपके पास जो संजीवनी है, इनका ही डाउट था ना जी आपका। सो देखो तो इसमें क्या पूछना चाह रहा है कि द सिस्टम अराइव एट सर्वर वन विथ पॉइजन रेट। तो जो सर्वर वन का जो अराइवल है, लेट से इसको मैं बोलूँ कि, है ना, इसका जो अराइवल है वो है पॉइसन अराइवल, ठीक है ना, रेट 4, और इसका अराइवल है, तो मतलब अभी के लिए समझो इनिशियली जो एक्चुअली रेट है ना, सो लेट्स से लैम्बडा नॉट, है ना, अराइवल रेट आपका 4 है, एंड लैम्बडा कैसे भी है ना, तो अभी चलो इसको, लेकिन इफेक्टिव रेट क्या होगा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 करते हैं, म्यू 1 म्यू 2, ऐसा कुछ है। देखो सर्वर 2 पे जो है ना, इसका पॉइजन रेट 5 है, एंड द सर्विस रेट एट सर्वर 1 इज, ये रेट 8 है, रेट इसका इसका रेट 10 है। यहाँ तो ठीक है, ये इनिशियली आपको बता रहा है, ठीक है, कि जो सर्वर 1 का अराइवल है वो पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 4, सर्वर 2 पे जो अराइवल है वो पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 5 है, एंड म्यू 1 जो है सर्विस रेट एट सर्वर 1 है 8 पर, है ना, आर दे रखा है, सर्विस रेट में जो भी है ना, 8 है, एंड सर्विस रेट एट सर्वर 2 इज 10। अब आगे कुछ कंडीशंस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ना ये इसका जो अराइवल रेट है वो चेंज होगा, बिकॉज आगे कुछ कंडीशन है। ये कुछ कहना चाह रहा है कि कस्टमर अराइव एट सर्वर 1 इज इक्वली लाइकली टू ज्वाइन द सर्वर 2 अपॉन कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अगर सर्विस 2 से ना कंप्लीट हो गया तो 50% चांस है कि वो सर्वर 1 ज्वाइन कर लेगा, मतलब वापस सर्वर 1 में आ जाएगा, है ना। द कस्टमर एट सर्वर 1 इज इक्वली लाइकली टू ज्वाइन सर्वर 2, अच्छा सर्वर 1, कस्टमर एट सर्वर 1 इज इक्वली लाइकली टू ज्वाइन सर्वर, अच्छा सॉरी, कस्टमर एट सर्वर 1 इक्वली लाइकली टू ज्वाइन सर्वर 2 अपॉन कंप्लीशन ऑफ सर्विस और लीव द सिस्टम। ओके, या तो है ना 50% चांस है इसमें आ जाएगा या लीव कर दे, ठीक है। सिमिलरली कस्टमर एट सर्वर 2 अपॉन कंप्लीशन ऑफ द सर्विस विल गो टू सर्वर 1 विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। तो मतलब जो सर्वर 1 वाला है आफ्टर कंप्लीशन वो सर्वर 2 पे आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, है ना, यहाँ से, और यहाँ से अगर सर्विस कंप्लीट हो जाए प्रोबेबिलिटी है 25%। ऐसा कुछ कह रहा है, मतलब 1/4 1/2 कहने मतलब ये 1/2 और ये 1/4। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेट है ना ये अभी अपडेट होगा, ठीक है। सो इम्प्रूव्ड रेट क्या होगा, अराइवल रेट, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, तो इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट होगा ये, मतलब ये तो इनिशियल रेट था ना, लेकिन बाद में ये जो कंडीशन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग रेट चेंज होगा, ठीक है ना, आफ्टर द जो कंडीशन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, ये आते हैं, ये तो है ना, वेटिंग फॉर द सर्विस, दोनों का वो निकालना है, डब्ल्यू क्यू नोटेट डिनोट किया था ना हमने, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू वेटिंग फॉर सर्विस। तो क्योंकि एक तो अराइवल हो रहा है, प्लस अराइवल के बाद जो सर्विस कंप्लीट हो रहा है S1 पे, तो S2 में आ जा रहा है विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर S2 से सर्विस कंप्लीट होगा तो वो S1 में चले जा रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इसका जो रेट है ना वो इम्प्रूव अपडेट होगा। सो व्हाट विल बी अपडेटेड रेट, कोई बताओ, किसी को आइडिया है। तो एक्चुअली लैम्डा 1 क्या हो रहा है, लैम्डा 1 रेट है वो अपडेट होगा, लैम्डा 1 इनिशियल रेट 4 था, इनिशियल रेट क्या है 4 है, बट once the service is completed at server 2 they will also, मतलब सर्वर 2 पे आया तो ये तो रेट 4 है, अराइवल एट सर्वर 1, आफ्टर कंप्लीटिंग एट सर्विस एट सर्वर 2 दे विल ज्वाइन सर्वर 1 विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। तो मतलब जो रेट सर्वर 2 का है उसका 1/4 कस्टमर क्या करेगा, सर्वर 1 ज्वाइन करेगा। तो इसका मतलब है सर्वर 2 का जो रेट है उसका 1/4 कस्टमर विल ज्वाइन सर्वर 1 ऑल्सो। तो एक तो ये अपडेटेड लैम्डा 1 हो जाएगा।
सिमिलरली अगर आप लैम्डा 2 की बात करेंगे तो इनिशियल रेट कितना था 5, 5 इज द अराइवल रेट एट सर्वर 2, ठीक है। एंड आफ्टर सर्विस एट सर्वर 1, मतलब जो कस्टमर सर्वर 1 में लगे हुए हैं तो सर्वर 1 का अराइवल रेट था लैम्डा 1, तो उसके जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगा सो 50% चांस है कि दैट कस्टमर विल ज्वाइन सर्विस टू आफ्टर सर्वर 2 आफ्टर सर्विस फ्रॉम सर्वर 1। तो मतलब ये है कि लैम्डा 1 जो रेट है अराइवल का सर्विस सर्वर 1 पे, उसके 50% कस्टमर चांस जो है वो सर्वर 2 ज्वाइन करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो ये हो जाएगा 50%। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो अपडेटेड हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। कि एक्चुअली ये इफेक्टिव लैम्डा बोल दो कि ये इफेक्टिव लैम्डा हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्व करके। तो देखिए क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो भाई, कोई इसको सॉल्व करो जिनका डाउट है स्पेशली। हाँ जी संजीवनी, आर यू देयर? इसको सॉल्व करके बताओ व्हाट विल बी आंसर लैम्डा 1 लैम्डा 2। Yes, sir. हाँ, तो इसको सॉल्व करके यू टेल लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो ये इफेक्टिव रेट होगा, मतलब टोटल अराइवल प्लस जो स्विच कर रहे हैं सर्वर 1 सर्वर 2 वो मिला के द इफेक्टिव रेट ऑफ अराइवल एट सर्वर 1 एंड सर्वर 2 विल बी दिस। तो इसको सॉल्व करके एक बार आंसर बताओ क्या आता है। मतलब अपडेटेड लैम्डा ये हो गया, कहना मतलब अपडेटेड लैम्डा 1 इज दिस। सो ये यूज होगा एक्चुअली, और म्यू तो यही है सर्विस, जो आएगा उसका सर्विस होगा। तो इसको सॉल्व करके बताओ जरा। Lambda 1 is 6 and lambda 2 is 8. तो 6 एंड 8, तो ये हमारा जो इफेक्टिव लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ये 6 एंड 8 आ गया। और म्यू तो वही है, म्यू 1 इज 8 एंड म्यू 2 इज 10, ठीक है। सो नाउ हमें क्या चाहिए, हमें पूछा गया है कि द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू वेटिंग फॉर द सर्विस। तो मुझे बताइए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू वेटिंग फॉर सर्विस इन सर्वर 1, या बोलूँगा है ना, तो क्या इसका नोटेशन था, मान लो W है ना 1 क्यू बोल देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या था याद है, व्हाट इज MM1 फॉर्मूला में, अभी MM1 की हम अलग अलग बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वर 1, ठीक है। तो हम सर्वर 1 की बात कर रहे हैं। सो एट सर्वर 1 व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, इसका फॉर्मूला था ना कुछ, WQ लिख रहे थे, 1 लिखने का मतलब सर्वर 1 की बात कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला बताइए, देखिए शुरू में लिखाया होगा या आपने जब क्लासेस हमने किए हैं उसमें तो लिखाया था ना, जो 3-4 क्लास हुई हैं क्वीइंग थ्योरी का, तो उसमें हमने इसका फॉर्मूला लिखाया होगा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ दिस, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, इसका क्या फॉर्मूला होगा वेटिंग फॉर सर्विस। बाकी जिन्होंने नेट के क्वेश्चंस किए हैं अगर डाउट हो तो भेज सकते हो ग्रुप में, है ना, वी कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस। हाँ जी संजय, याद नहीं है क्या आपको? देखो ग्रुप में नोट्स पड़ा होगा, है ना, प्रयास वाले बैच में, उसमें लिखा होगा, यहाँ भेज देता हूँ नोट्स। बेटे आपने ट्राई किया होगा ना, ट्राई किया तो याद तो होना चाहिए थोड़ा बहुत।
lambda upon mu into mu minus lambda. हम्म Lambda upon mu into mu minus lambda. नहीं, ये तो ऐसा कुछ है, रो स्क्वायर अपन वन माइनस रो काइंड, या ये क्या आता है, लैम्डा स्क्वायर म्यू इंटू लैम्डा माइनस म्यू, ये है, पर चेक करो जो लिखाए थे हमने। ये देखो मैं नोट्स भेजता हूँ, उसमें चेक करो। ये आपने नोट सही से लिखे नहीं फॉर्मूला। ये 6 में 7 में की जो क्लासेस हुई हैं इसका नोट्स चेक करो। देखो मैंने ग्रुप में भेजा है, इसको चेक करो, बताओ देख के कहाँ है फॉर्मूला। ये लिखा रखा है ना। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, है ना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू क्या है? नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू, यही बोला ना क्वेश्चन, कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, यही बोला हुआ ना, देखो। ये पूछा है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू वेटिंग फॉर सर्विस, तो उसका फॉर्मूला चेक करो, उसमें क्या लिखा रखा है मैंने, आपके पास बुक है तो बुक देख लो, ठीक है। सो मिला कि नहीं? यही है ना, तो ये पहले के लिए निकालो, इसके लिए निकाल लीजिए आप। सिमिलरली सर्वर 2 के लिए क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू, तो ये हो जाएगा, या है ना, ये लैम्डा वन म्यू वन कर लो, यही होगा ना, देखो ये हो जाएगा लैम्डा टू स्क्वायर म्यू टू इंटू लैम्डा टू माइनस म्यू टू, ऐसा कुछ। इसको पुट करके आंसर बताइए क्या आएगा। सो इसका आंसर क्या है फर्स्ट वाले का, W1 W2, है ना, W1 W2 बोल रहा हूँ इसको मैं। तो हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया है, WQ1 प्लस WQ2, मतलब 1 फॉर द सर्वर 1 2 फॉर द सर्वर 2, तो ऐसा कुछ पूछा गया है। आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, है ना, ये वाला यूज़ करना है आपको। सो यू हैव टू यूज़ दिस डेटा, ठीक है। इसको यूज़ कीजिए, इसमें W1 W2 निकालिए और पुट करके देखिए क्या आता है। या आप रो वन पहले निकाल लेते हो, रो वन में निकाल सकते हैं, रो वन एंड रो टू निकाल लो, से ईजी रहेगा। सो ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6/8, 3/4, और ये कितना 8/10, मतलब 4/5। ये पुट कर लो चाहो तो, और आंसर बताओ क्या आएगा, और देखो उसमें क्या आंसर है कि नहीं है। तो अगर हम ये यूज़ करें तो ये वाला हटा देते हैं, तो ठीक, तो पहले फॉर्मूला ठीक से याद होना चाहिए तभी तो क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करोगे। ये आ जाएगा, और इसका है 4/5 होल स्क्वायर अपॉन 1 - 4/5, ये सॉल्व कर लीजिए। एंड जो भी इन दोनों का सम होगा वो यहाँ ऐड कर लो, एंड यही आंसर होगा, है ना। तो इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है, तो अगर मैच नहीं करेगा तो नन ऑफ दिस होगा, है ना, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस है।
हो गया जी, आंसर आया कि नहीं? सर ऑप्शन में ही है। हाँ तो नॉन ऑफ दिस होगा, डी डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। आपके पास हाँ आंसर की है इसका? हाँ हाँ, ऑप्शन आंसर की में ए दिया है। चेक कर लीजिए क्या है उसमें। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे ना 55। तो अभी तक लास्ट क्लास में हमने है ना 2015 वाला जो नेट का पेपर है उसका हमने 50 कहाँ से स्टार्ट किया था, 49 से। 49 से लेके 55 4 तक लास्ट क्लास में किया था। 55 देखो मैं लिख रहा था ना, तो ये 55 जो है ये आपको कह रहा है कि सपोज एक्स आई गिवन थीटा आई, दिस इज नॉर्मल थीटा आई कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स आई गिवन थीटा आई इज नॉर्मल थीटा आई कॉमा सिग्मा स्क्वायर फॉर आई इज इक्वल टू 1 2। तो मतलब ये कहना चाह रहा है दैट इज कि x1 गिवन थीटा वन इज नॉर्मल थीटा वन कॉमा सिग्मा स्क्वायर एंड x2 गिवन थीटा टू, ये बेजियन का क्वेश्चन होगा ना, बेजियन एस्टिमेशन। सो x2 गिवन थीटा टू इज नॉर्मल थीटा टू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है अंडर द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है थीटा वन इज, अच्छा दोनों आईआईडी है, तो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है थीटा वन थीटा टू आर आईआईडी नॉर्मल म्यू कॉमा टाउ स्क्वायर, वेयर म्यू सिग्मा स्क्वायर म्यू एंड टाउ स्क्वायर आर नोन। अच्छा, जहाँ बता रहा है कि वेयर म्यू सिग्मा स्क्वायर एंड टाउ स्क्वायर आर नोन, ठीक है ना, कांस्टेंट है। तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2। तो आपको x1 x2 का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2। तो इसको हटा दो, इसका तो लिख दिया हमने यहाँ पे ना। सो देखिए, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ना, तो क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट marginal distribution of x1 x2। x1 एंड x2, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ए बोल रहा है कि x1 कॉमा x2 आर आईआईडी नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ये वही टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर है ना। दूसरा ऑप्शन है बी जो है x1 x2 आर नॉट नॉर्मल, x1 एंड x2 आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड सी कह रहा है आपसे कि x1 x2 आर दिस बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो ये एक्चुअली थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट है, अगर आप थ्योरम याद है तो, नहीं तो प्रूव करना पड़ेगा। सो x1 एंड x2 आर नॉर्मल म्यू कॉमा टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर बट नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। और नेक्स्ट कह रहा है आपसे डी जो है कि x1 x2 आर नॉर्मली बट नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो x1 एंड x2 आर नॉर्मल तो है ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉर्मल है ना, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है बट नॉट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए ये बेसिक हाँ थ्योरम का पार्ट है। तो x1 गिवन थीटा वन नॉर्मल, फिर से पढ़ देता हूँ ना,
अच्छा इंडिपेंडेंट था वो, एक मिनट यहाँ लिखना था ना, दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब x1 गिवन थीटा वन, नॉर्मल थीटा वन कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, एंड x2 गिवन थीटा टू, नॉर्मल थीटा टू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। थीटा वन थीटा टू भी IID है, मतलब इंडिपेंडेंट भी है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से। तो x1 x2 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो अगर आपको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो मार्जिनल तो निकाल सकते हैं, और जब x1 x2 से इंडिपेंडेंट है, थीटा वन थीटा टू वैसे भी इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे लग रहा है x1 x2 भी इंडिपेंडेंट ही होगा। क्यों डिपेंड करेगा? देखिए, बिकॉज x1 गिवन थीटा वन इंडिपेंडेंट है x2 गिवन थीटा टू से, और थीटा वन थीटा टू खुद इंडिपेंडेंट है ना, तो वैसे कोई रिलेशन है नहीं, सो आई थिंक इंडिपेंडेंट तो होगा, ठीक है ना। मतलब ये बेसिक रिजल्ट है, आपको वो यूज़ करना है। सो x1 x2 इंडिपेंडेंट तो होगा, तो जो कह रहा है इंडिपेंडेंट नहीं है वो तो गलत होना चाहिए, हिसाब से ये गलत होने चाहिए। अब बात रह गया x1 x2 के डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या लगता है आप लोगों को? बताइए, जिन लोगों को जो लगता है। व्हाट डू यू थिंक? तो बेसिक है ना। अगर हम लोग कंडीशनल से मार्जिनल कैसे निकालते हैं? अगर हम सिर्फ ये यूज़ करें, इसको यूज़ करें एंड थीटा वन को यूज़ करें, तो x1 आ जाएगा। हाँ, PDF ऑफ लाइक ऐसा वो रिजल्ट है ना, जैसे f ऑफ x गिवन y, और इनटू में मान लो fy ऑफ y, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये होता ना, क्योंकि ज्वाइंट अगर इसको नीचे ले आएंगे तो हम लोग तो जानते ही हैं कि ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल जो होता है, तो जो कंडीशनल है हमारे पास, दिस इज ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, नहीं ना। सो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो सिमिलरली कैन वी फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग हो जाएगा। सोचिए जी, बताइए क्या आएगा। सर इंटीग्रेट कर लेंगे ना उसको, हाँ हाँ, जो जॉइंट आ गया उसको फिर इंडिविजुअली आ जाएगी। आ जाएगा। तो क्या आएगा आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से आई थिंक डी आएगा, एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। तो ज्वाइंट से मार्जिनल है ना, जैसे आप बता रहे हैं ना, ये ज्वाइंट आ गया मान लीजिए, तो ज्वाइंट से मुझे मार्जिनल चाहिए एक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ज्वाइंट है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा। सो यही अप्रोच है जी आपके क्वेश्चन का। सो मेनली अगर मैं ओवरऑल लिख दूं, अब ये वाला चीज़ वहाँ से उठा लूँ अगर मैं, तो क्या बन जाएगा? एक लाइन में फॉर्मूला अगर लिखे हम कि हाउ टू फाइंड मार्जिनल ऑफ एक्स व्हेन एक्स गिवन वाई एंड वाई डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन, तो ये हो जाएगा। इसका तो हम लिख सकते हैं कि एफ वाई ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन वाई डी वाई, ये लिखना पड़ेगा ना, डी वाई, देख लीजिए। तो ये दोनों फॉर्मूला हम जानते ही हैं, तो ये आप यूज़ कर लीजिए, आपके क्वेश्चन में भी यही काम आ जाएगा। सो मुझे अगर, हमें अगर पता है y का मार्जिनल और x गिवन y पता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो उसका मतलब है ना, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट दिस, और ज्वाइंट का इंटीग्रेशन मार्जिनल देगा, तो दैट्स ऑल। तो ये यूज़ करना है आपको, तो आ जाएगा ना। जैसे अब अगर मैं यहाँ लिखूँ कि जैसे लिख के देखें अगर हम, मुझे x1 का मार्जिनल चाहिए, तो इट इज़ लाइक x1 कॉमा थीटा वन का, ठीक है, थीटा वन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। थीटा वन यहाँ पे क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही बनेगा। एंड इसको फर्दर अगर लिखें हम, सो ज्वाइंट कैन बी रिटन एज, हमें थीटा वन का मार्जिनल पता है और x1 गिवन थीटा वन मुझे पता है, यही हो जाएगा। तो ये निकाल लीजिए। सिमिलरली
एफ ऑफ x2, तो इसमें कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं। सो यहाँ से आपको मिलेगा चलो लिख देते हैं एफ ऑफ थीटा टू एफ ऑफ x2 गिवन थीटा टू x2 गिवन थीटा टू डी थीटा टू। जरा इंटीग्रेट कीजिए पीडीएफ लिख के। आपको पता है कि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो अच्छा ये पीडीएफ वही है जो ये पीडीएफ है ना, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और x1 गिवन है ना, x2 जो है उसका शायद थीटा1 थीटा2 में है। सो यहाँ थीटा2 इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ थीटा1 इंटीग्रेट हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो आपको थीटा1 दिख रहा है वो तो इंटीग्रेट होकर ख़त्म हो जाना है ना। यहाँ थीटा2 दिख रहा है वो तो यहाँ पे थीटा1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, थीटा1 तो बचेगा ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ भी थीटा2 तो बचेगा ही नहीं। तो ऑब्वियस है, आप देखेंगे जब आप इसका पीडीएफ लिखेंगे तो ये जो सिग्मा स्क्वायर तो कॉमन ही है इसका, और यहाँ थीटा1 का जब पीडीएफ आएगा तो ये थीटा1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाना है। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल जो भी क्वांटिटी आएगी gx1 काइंड ऑफ मान लो, और यहाँ gx2 काइंड ऑफ आएगी, दोनों फंक्शन सेम ही होना है बिकॉज थीटा1 थीटा2 आइडेंटिकली आईआईडी है ना, तो दोनों सेम ही आना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो x1 x2 आएगा आर आईआईडी, अब क्या आएगा वो तो निकाल के देखना पड़ेगा, तो वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आईआईडी तो है, क्यों इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हाँ, एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होगा, क्योंकि थीटा1 थीटा2 गायब हो जाएगा। x1 में थीटा1 नहीं आना है, x2 के पीडीएफ में थीटा2 नहीं आना है, तो जो बचेगा उसमें वही म्यू सिग्मा स्क्वायर टाउ स्क्वायर आएगा, वो कॉमन ही आएगा। ये देख के पता चल रहा है, आप कैलकुलेशन करके देखो, आपको पीडीएफ तो पता होगा नॉर्मल थीटा1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल म्यू टाउ स्क्वायर का पीडीएफ पता है, यहाँ पुट करो, एंड देन आपको नॉर्मल थीटा1 सिग्मा स्क्वायर का पीडीएफ पता है, यहाँ पुट करो, थीटा1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो थीटा1 गायब हो जाएगा ना, यहाँ थीटा2 गायब हो जाएगा, देन जो भी बचेगा देख लो क्या बचेगा। डायरेक्ट रिजल्ट भी है ये, तो है ना, जैसे ही बोल रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आई थिंक नॉर्मल ही आएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो आउट हो जाएगा, एंड बचा अब नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। क्या लगता है आप लोगों को, देखो इंटीग्रेट करके, ये थिंक रिजल्ट है डायरेक्टली कन्वोल्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसके लिए, तो मेरे हिसाब से ए आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल ही आएगा, तो ये आ जाएगा, चेक करना आप, बट उसके लिए आपको यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, सो नेक्स्ट क्या है, देख लो जिनको कैलकुलेशन करना हो आप करके देख लो चाहो तो। सर जी तो जैसे हम टेस्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं, इससे रिलेटेड नहीं सर, एक और क्वेरी थी। ठीक है, हाँ। तो जो रैंडमाइज्ड टेस्ट लेते हैं हम, 5x हमने कुछ भी लिया, तो 1 0 ले इसमें लेते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस काइंड ऑफ समथिंग, ये है फॉर एग्जांपल x वेक्टर बिलोंग्स टू c, मान लीजिए, है ना, ये हो गया नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट, तो है ना, ये तो नॉन हाँ रैंडमाइज्ड है। ये हो गया नॉन रैंडमाइज्ड, तो टेस्ट फंक्शन, और रैंडमाइज जब लिखेंगे आप तो इसी में क्या डिफरेंस आएगा, बस प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। हाँ यहाँ पे आप p लगा लो, सो यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी ले लो आप, है ना, तो ये आ जाएगा। सो यहाँ सर ये तो जैसे मेरा डाउट ये था कि जैसे इसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 ऐसा कुछ नहीं, मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, हम हाँ अपनी नहीं, मर्जी से कुछ भी ले सकते हाँ हैं। पहले हम निकालते हैं क्रिटिकल रीजन यस सर। नीमन पियर्सन लेमा ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। अब मुझे एक्चुअली वो जो क्रिटिकल रीजन है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अचीव नहीं कर रहा है, तो उसको अचीव करने के लिए हम ऐसा p यहाँ प्रोबेबिलिटी लेते हैं, सो दैट कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ जो फाई है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई व्हेन h नॉट इज ट्रू, तो ये अल्फा आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट फंक्शन है ना, मतलब चाहे फाई वो हो चाहे ये हो, होता यही, साइज का डेफिनेशन यही है टेस्ट फंक्शन के टर्म में, तो ये अल्फा हो जाए तो इसका मतलब है कि ये अब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। अगर सिंपल वर्सेस सिंपल है तो नीमन पियर्सन लेमा से,
और नहीं तो कार्ली रूबिन थ्योरम है सिंपल वर्सेस कंपोजिट के लिए। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आप जो भी आपको पावर अगर निकालना है तो पावर इसका आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई गिवन H1 इज ट्रू। तो इससे होगा। हाँ जरूरी नहीं वन, वहाँ कोई जो ऐसा जो जरूरी नहीं वन लेना, वो तो हम देखते हैं कि क्या आप रैंडमाइज कर रहे हैं, मतलब ये कितनी प्रोबेबिलिटी ले रहे हो इस क्रिटिकल रीजन के लिए, है ना। सो रैंडमाइज इसीलिए क्योंकि रैंडम है, वहाँ नॉन रैंडमाइज क्योंकि आपने वन ले रखा है वहाँ पे। सो मतलब तो यहाँ से आ जाएगा H1 इज ट्रू इस तरीके से। ओके सर। सर जैसे कि हमारे पास क्रिटिकल रीजन मान के चले कि 0.05 के लिए हमें करनी है, ठीक और है। अगर हमें मतलब उस हिसाब से हमने ये रैंडमाइज टेस्ट यूज किया है, अगर उसी क्वेश्चन में वो कहता है कि क्रिटिकल रीजन हमारा कुछ और होना चाहिए जैसे 0.01, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना अपनी उससे हाँ मर्जी सो से, दैट वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या वो साइज है ना, वो टेस्ट का वो उसको लेवल ऑफ अचीव कर सिग्निफिकेंस सकते। अचीव कर ले। ओके सर। बताइए जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो सिंपल लीनियर मॉडल्स का क्वेश्चन है, तो आसान सा लग रहा है। सिंपल आपको बताना है कि कौन सा बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, जब तक ये देख लो, किसी को डाउट हो तो बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, ये सिंपल बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट कैसे निकालते हो तुम लीनियर मॉडल्स में। ये थ्योरी पढ़ाया होगा ना, थ्योरी ये मैंने नहीं पढ़ाए थे, तो टीचर जो पढ़ाए होंगे। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आई थी ना, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो है जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर, उस तरह से कुछ। देखो ये क्वेश्चन 56 बताओ क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, तुम लोग ट्राई करके देखो जिनको आता है। ये आसान क्वेश्चन ऐसे लग रहा है। तो कह रहा है कंसीडर a model yi is equal to I time beta plus epsilon I, where I is 1 2 3, where ना बता रहा है कि where epsilon 1 2 3 are independent with mean 0, है ना। so epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3 are independent with mean 0, ठीक है ना। इसका मीन 0 एंड वेरिएंस, एंड जो है वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन 1 आपका सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन 2 2 सिग्मा स्क्वायर है, एंड वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन 3 3 सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से कुछ, तो मतलब है ना ऐसा हो गया। दैट इज लिखे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई इज 0 फॉर ऑल आई, एंड वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई इज आई टाइम सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो ऐसा कुछ, ठीक है। Which of the following is the best linear unbiased estimate of beta? So पूछ रहा है कि
यही है बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ बीटा। तो ऑप्शंस जो हैं आपके पास 1/6 y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3, ये स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ये है बी में जो आपको दे रखा है 6/11 y1 प्लस y2/2 प्लस y3/3। सी जो है आपके पास 1/6 y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड डी है आपके पास 1/10 3y1 प्लस 2y2 प्लस y3। ये है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हो जाएगा ना। बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट ब्लू ना। सो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट। सर सॉल्व कर रहे हैं, 1 मिनट देना। हाँ करके देखिए, आसान, मतलब जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है यू जस्ट अप्लाई, फॉर्मूला पता है, कैलकुलेट करके देख लो क्या आएगा। है ना, वेरिएंस वो नहीं है ना। सेम नहीं है ईच एरर टर्म का। तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी है। सो मेनली इसमें क्या है, जनरल लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट निकालना पड़ेगा ना। हाँ सी है क्या? बिकॉज सी इज द ओनली अनबायस्ड एस्टिमेटर अच्छा गिवन। अच्छा, वैसे चेक कर लिया आपने, ये भी सही तरीका है ना, क्योंकि अनबायस्ड होना तो जरूरी है ना। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा अनबायस्ड है। देखो जी बाकी लोग आंसर की क्या है, देखो आंसर की जून 2015 वाला पेपर ही है। बायस्ड तो डी भी है, डी भी है, अच्छा। चेक करना पड़ेगा फिर वेरिएंस से। तो मतलब अगर ए बी अनबायस नहीं तो आउट हो जाएगा, फिर इनमें से कोई सही होगा इसका मतलब, अगर वैसा है तो। तो मेनली यहाँ पे है ना वेरिएंस अलग अलग एरर टर्म का है, तो आपको जनरल लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना पड़ेगा, है ना। जनरलाइज्ड स्क्वायर। ऐसे भाई तो आंसर आपका सही है, शायद सी ही है ना। आंसर की एक बार चेक कर लेना आप लोग ऑफिशियल, तो आंसर तो सी ही है, लेकिन देख लेना।
सर डी आ रहा है, वेरिएंस इन दोनों में से सी और डी में से डी का कम आ रहा है। डी का कम आ रहा है। सर बी सी का आ रहा है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई चेक करो बाकी लोग। तो मेनली आपको क्या करना होगा यहाँ पे, गॉस मार्कोव थ्योरम है ना, वो लगाना है। तो मेरा तो बी आ रहा है। सर B बी आ रहा आ रहा है, बी आ रहा है, वो बी आ दोनों रहा है। उसका सिग्मा स्क्वायर बाई 6 आ रहा है सी का, और ये इसका सिग्मा स्क्वायर बाई 5। सर यस सर। सी अच्छा सो वेटेज से कर सकते हैं, किससे? वेटेज से, अच्छा क्योंकि वेटेज। वेरिएंस डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे में वेटेज यूज कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। आंसर की मैं देखो, देख लो ऑफिशियल आंसर की होगा ना, 15 जून का, ये जून 2015 एक कोड वाला पेपर है, एक बार चेक करो कोई ऑफिशियल में क्या आंसर है ना। मे बी अगर बी है तो हो सकता है इन्होंने ऐसे ऑप्शन बनाए होंगे सारे अनबायस्ड होंगे, ऐसा बनाया होगा इन्होंने ना कुछ ऐसा, क्योंकि सो वेटेड लिस्ट स्क्वायर से आ जाएगा नहीं फिर तो, हाँ क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस आपका हर इक्वल तो नहीं एरर टर्म का, तो वो सही करना पड़ेगा फिर तो। सो ना, क्योंकि ये होमोसेडासिसिटी नहीं है ना यहाँ पे ऐसा कुछ। तो इसमें क्या करोगे आप, ये कहना चाह रहे हो हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, इंस्टीड ऑफ यूजिंग ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर हमें किसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसको समेसन जो वेट है, वेट यहाँ क्या लेंगे 1/i सिग्मा स्क्वायर, ऐसा कुछ, या आई हम लोग उसको मिनिमाइज करते साइलेंट लेते थे ना, तो यहाँ पे आएगा 1/i इंटू देन वही ले लो एरर स्क्वायर का जो टर्म आएगा, सो कुछ ऐसा कहाँ आएगा, वाई माइनस आई बीटा इसके होल स्क्वायर, इसी को मिनिमाइज करेंगे जी, बताइए कौन बता रहे थे, प्रखर, क्या इसको मिनिमाइज करेंगे आप, इसी को मिनिमाइज करना है ना, या कोई और अप्रोच है? तो ऐसा कुछ, इसको मिनिमाइज करके बीटा की वैल्यू निकालो क्या आता है। तो इसको मिनिमाइज करके बीटा की वैल्यू निकालिए क्या आएगा ना, i1 3 है तो यहाँ i1 2 3 है, और नहीं तो है ना रिजल्ट यूज़ कर लीजिए। तो इसको मिनिमाइज कीजिए एंड देन यू सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा, उससे आ जाएगा शायद। या अगर रिजल्ट आपको पता है तो रिजल्ट से भी हो जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है भाई, देख लो है ना, इसमें कैलकुलेशन करके चेक करो। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत बेसिक कैलकुलेशन वाला है, तो ये आप इजीली कर लोगे। सो ये 57 कह रहा है कि लेट y जो वेक्टर है आपके पास, ये इस तरह से है y1 y2 yn डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज है, मतलब कॉलम वेक्टर है, हैव दिस हैव द मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी सिंपल रिजल्ट है ना, ये सब थ्योरम्स याद है तो हो जाएगा, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो ये है नॉर्मल 0, i, ठीक है, यहाँ n वेरिएट है, ऐसा लिख लो,
नाउ सो y का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 कॉमा आई, मतलब म्यू कॉमा, है ना, ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोवेरिएंस पूछ रहा है कि ये बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेरिएंस मैट्रिक्स covariance matrix of the conditional distribution of y given क्या समेशन मतलब yn। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सो ऑप्शन ए में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन बी आपको बता रहा है i प्लस 1, ये वेक्टर है, ठीक है ना, 1 इंटू 1 ट्रांसपोज अपॉन n, सी में आपको बोल रहा है i माइनस 1 इंटू 1 ट्रांसपोज अपॉन n, एंड डी है 1 इंटू 1 ट्रांसपोज अपॉन n। ये वेक्टर है ना, 1 का तो यहाँ पे हो गया कि दिस इज एक्चुअली 1 1 1 1, दिस n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर है। तो यहाँ जो नोटेशन में लिखा है ना, इसको थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा या तो, है ना, उस तरह समझने के लिए। तो ये मैट्रिक्स है, यहाँ कहने का मतलब ये जो नोटेशन क्वेश्चन में बोल्ड किया हुआ है सो दैट इट इज अ कॉलम वेक्टर। बताओ, ये भी सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट करो, बताओ, आसान है ये तो। तो वैसे अगर मुश्किल लग रहा हो तुम चाहो तो अभी फॉर द टाइम बीइंग आप n को 1 रख दो, फिर देखो क्या आता है, कोई तो डिस्कार्ड हो जाएगा, होगा। नहीं तो फॉर्मूला लगा लो सीधा सीधा कंडीशनल।
कैलकुलेट करो जी, ये बताओ। नहीं हो रहा तो मैं ट्राई करता हूँ फिर। सिंपल है ये, कंडीशनल कैसे निकालते हो, है ना। ज़्यादा एन को 2 रख लो, है ना। मैं कह रहा हूँ इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना हो तो यू फिक्स एन इज इक्वल टू 1। देखो क्या आंसर आता है, जो नहीं आएगा वो आउट हो जाएगा। यू फिक्स एन इज इक्वल टू 2, इसके लिए सॉल्व कर लो। इतने पे ही मुझे लगता है काम हो जाएगा, है ना। तो वैसे अगर 1 रखोगे फिर तो y1 गिवन y1 आ जाएगा। अच्छा, तो उस केस में कोवेरियंस मैट्रिक्स, तो मतलब उसमें सिर्फ वेरिएंस निकालना पड़ेगा ना। क्या आएगा, मान लो अगर n को मैंने 1 रख दिया तो समथिंग लाइक आपसे पूछ रहा है, क्योंकि जो मैट्रिक्स आपसे पूछा जा रहा है। सर n इज इक्वल टू 2 लेके सॉल्व करे तो ज्यादा इजी हो करिए, जाएगा। n इक्वल 2 ले करिए, बाईवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा उस केस में। तो उससे भी वही कह रहे हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन डिस्कार्ड ही तो करना है, तो n इक्वल 2 ले कर लो, है ना। अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो 1 लेके ऐसा हो जा रहा है, y1 गिवन y1 हो जा रहा है। तो y1 गिवन y1 जो है, तो y1 तो कांस्टेंट हो गया एक्चुअली, डीजेनरेट नहीं हो गया। x गिवन x इज डीजेनरेट काइंड ऑफ, मतलब डीजेनरेट नहीं, x गिवन x हो गया ना, कहने मतलब उसका वेरिएंस तो 0 ही होगा जब x गिवन है। तो एनीवे जो भी है, कहने का ये मतलब है मेरा कि वेरिएंस ऑफ y1 गिवन y1, तो ये तो 0 होगा। y1 जब y1 गिवन है तो कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट हो गया तो वेरिएंस 0 होना चाहिए। और अगर n2 में बात करेंगे तो y1, है ना, y2 आपके पास है गिवन ऐसा y1 प्लस y2, है ना। इसका आपको निकालना है वही वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। निकालिए, बताइए। और यही सब एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा आपको, इसमें, है ना, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, आया हुआ भी है, इस तरह का ही मिलेगा आपको वहाँ भी। n इक्वल 2 रख लो, फाइनल आंसर निकालो और ऑप्शन में भी पुट करो और देख लो क्या आएगा। तो इस तरह से कुछ आएगा। ये क्या थ्योरम क्या होता है इसका, जो थ्योरम है आपके पास। सो कोवेरिएंस ऑफ y गिवन, मान लो a कोई वेक्टर है, a ट्रांसपोज y इज इक्वल टू सम c, मान लो अभी के लिए। तो इसका आएगा, ये जस्ट गिवन है ना, c हटा दो चाहो तो। सो दिस इज सिग्मा माइनस ऐसा कुछ, पूरे का इन्वर्स और इनटू में आ जाएगा a ट्रांसपोज सिग्मा, है जी। देखिए इस तरह से कुछ आएगा। तो आपके केस में जो a वेक्टर है वो 1 1 है ना। यहाँ जो a वेक्टर है, अगर हम a ट्रांसपोज y को लिखते हैं y1 प्लस y2 प्लस yn, इट इज समथिंग लाइक 1 1 1 और y1 y2 yn, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया 1 डैश y, है ना। तो हमारा a एक्चुअली 1 वेक्टर है ना, यही 1 कॉलम जो था वो है हमारे केस में। ये आपका क्वेश्चन है, आप ही सॉल्व कीजिए। तो हमारा a तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस तरह से आ जाएगा कुछ। और सिग्मा हमारा i है, हमारे क्वेश्चन में सिग्मा तो i है ना जी, सिग्मा i है ना, तो सिग्मा तो i है। तो यहाँ i रख देंगे तो क्या होगा, i माइनस कितना आएगा देखो। सो सिग्मा को i रख दो, a हमारा 1 है, ठीक है ना।
ये जो मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन में ए वेक्टर 1 है और सिग्मा वेक्टर आई है, तो इसमें आप पुट करो ए को 1 और सिग्मा को आई, ये क्या रिड्यूस हो जाएगा, तो इससे डायरेक्टली आ जाएगा, तो सीधा सीधा थ्योरम है ना ये तो। सो ये कुछ आपका आई है तो आई माइनस, तो सिग्मा तो आई है, सो ये बचेगा 1, सो ये एन हो जाएगा, है ना, एन हो जाएगा जी, क्योंकि ये तो आई है तो ए ट्रांसपोज ए, सो ए ट्रांसपोज ए, ये एन हो जाएगा, तो यहाँ आना है 1/n, और ये 1 है, ये आई हो गया 1 1 ट्रांसपोज, तो आसान है, ऐसे ही आ गया 1 1 ट्रांसपोज, इस तरह से कुछ, तो ऐसे बी आ गया देखो। तो ये सीधा सीधा मल्टीवेरिएट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा। सो हमारे केस में है ना, ये सी का कोई काम नहीं, बस ये बताना है गिवन है, बस ये मतलब है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है। तो हमारे क्वेश्चन में सिग्मा ऑलरेडी है ना, तो ये जो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा है, तो हमारा सिग्मा तो आई था, सो आर सिग्मा वाज आई, ठीक। और ये ए ट्रांसपोज वाई, तो मैंने कहा कि समेसन y1 से लेके yn तक को लिख सकते हैं 1 ट्रांसपोज y, यही ना, तो हो गया हमारा काम। तो हमारा क्वेश्चन था कोवेरियंस y गिवन 1 ट्रांसपोज या वही 1 डैश, वही बात, तो y से निकाल लो, ठीक है। तो ये हमारे केस में आया है i माइनस 1/n ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज ऐसे लिखना है ट्रांसपोज में लिख लो एक नोटेशन में, ओके। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लो सीधा सीधा फॉर्मूला बस याद होने चाहिए, नहीं तो बाईवेरिएट नॉर्मल लो, बाईवेरिएट नॉर्मल से फाइंड करो, जो आंसर आएगा फिर इसमें पुट करो, या तो थ्योरम याद हो तो थ्योरम याद है, सीधा सीधा पुट कर लो, उससे हो जाएगा। देख लीजिए जी, कुछ पूछना है तो पूछिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली डिज़ाइन का है ना, डिज़ाइन है, एंड देखो एक नेक्स्ट को लिखता हूँ मैं 60 नंबर सीधा, बीच में 2 क्वेश्चन डिज़ाइन का है तो उसको मैं भी स्किप करता हूँ, उसको देखना पड़ेगा। 60 कुछ ऐसा कह रहा है कि मान लो x1 x2 xn जो है, दिस इज IID एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्बडा, मतलब एक्सपोनेंशियल रेट लैम्बडा है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्बडा, और आपको बता रखा है Sn जो है x1 प्लस x2 अप टू xn है, एंड स्मॉल कैपिटल N जो है दिस इज इनफिमम ऑफ n मोर देन इक्वल टू 1 सच दैट Sn इज मोर देन 1। ये क्या था एक्चुअली, इसको अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं रीन्यूएबल प्रोसेस से कुछ रिलेटेड है, मे बी रीन्यूएबल प्रोसेस होता है ना, काउंटिंग प्रोसेस, तो उससे शायद रिलेटेड है कुछ। तो पूछ रहा है आपसे देन वेरिएंस ऑफ n बताओ क्या होगा। तो ऑप्शंस जो है आपके पास 1 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर और इन्फिनिटी, ये 4 ऑप्शन है। देखिए है ना, कुछ काउंटिंग प्रोसेस में इस तरह के क्वेश्चंस अप्रोच मिलते हैं ना, आप अगर काउंटिंग प्रोसेस देखोगे तो ये आता है। थोड़ा सोचो क्या हो सकता है इसका।
बताइए जी, अगर काउंटिंग प्रोसेस का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या जानते हो आप लोग, या रिन्यूअल प्रोसेस जो है वो क्या होता है? ये आपने पढ़ा है, कंटिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, कंटिन्यूअस टाइम मार्कोव चेन, ऐसा कुछ आता है ना, उसमें आएगा ये। तो एक सीधा सीधा थ्योरम है, मैं इसको प्रूव करने के बजाय सीधा सीधा थ्योरम लिखा देता हूँ, आप उसको यूज़ कर लेना तो इससे आ जाएगा। जब तक तुम लोग सोच के बताओ जिन लोगों को समझ आ रहा है क्या आंसर होना चाहिए। सर लैम्बडा है क्या आंसर? कितना आंसर है? लैम्बडा। आंसर तो मुझे भी नहीं पता, उसका आंसर की देखना पड़ेगा। आंसर की होगा ना उसमें, कैसे आया आंसर आपका? वो फॉर्मूला है ना रिन्यूअल प्रोसेस का, जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर टी बाई म्यू क्यूब होता है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। फिर आंसर तो इसका लैम्बडा ही है, पर लैम आ रहा कैसे? अच्छा, हाँ वही मतलब वो है ना, लीनियर प्रोसेस या काउंटिंग प्रोसेस में फॉर्मूला जस्ट यूज़ हो जाएगा, देख लो। खत्म करते। ठीक है जी, आप सॉल्यूशन भेज दो ग्रुप में फिर, है ना संजीवनी, ग्रुप में फोटो भेज दो बस, जो फॉर्म आपने हाँ यूज़ सर। जो यूज़ किया आपने रिजल्ट वो जस्ट भेज दो, बाकी लोग समझ जाएंगे। हाँ सर। हम्म। सर एक बार थ्योरम लिखा सकते क्या आप? जी जी, वो भी ग्रुप में भेज रहे हैं, देखिए उसका थोड़ा सा थ्योरी देखना पड़ेगा, है ना। तो रॉस में मैंने कुछ पढ़ा था इस तरह से, जो एस एम रॉस की बुक है ना, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये बुक में देखिए, उसमें जाके आप थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो इस तरह से उन्होंने कुछ डिफाइन कर रखा है, काउंटिंग प्रोसेस या रिन्यूएबल प्रोसेस ऐसा कुछ डिफाइन कर रखा है। तो उसमें जाकर थोड़ा पढ़िए, तो मुझे उससे कुछ याद आ रहा है, तो उसमें फॉर्मूला देखेंगे तो डायरेक्टली थ्योरम है ये, है ना। एस एम रॉस की जो बुक है आप गूगल कर लीजिए, एस एम रॉस स्टोकेस्टिक प्रोसेस, इसमें है ना, आई थिंक चैप्टर नंबर में भी 2 या 3 ही है, याद तो नहीं, मगर मैंने पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ, तो उसमें एक थ्योरम है, तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, मे बी काउंटिंग प्रोसेस या इस तरह से कुछ डिफाइन कर रखा है, या रीन्यूअल प्रोसेस, इसमें आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा, देखिए। मुझे बुक खोलना पड़ेगा, देखता हूँ एक मिनट। तो
जो रीन्यूअल प्रोसेस का आपका डेफिनेशन आप देखेंगे ना, तो उसमें ऐसे ही रहता है डिफाइंड। जस्ट आप एक बार चेक करो, ये टॉपिक एक बार जस्ट पढ़ लो आप, ये बुक खोलो स्टोकेस्टिक प्रोसेसिंग रॉस का, उसमें आप जस्ट है ना, ये में भी जो है ना पॉइजन प्रोसेस का अगला टॉपिक है, ये पहले पॉइजन प्रोसेस है उसमें, फिर रीइनेबल प्रोसेस है, ये एक टॉपिक होगा। ये सेम ही एक्चुअली, काउंटिंग प्रोसेस दोनों एक ही बात है ना, रीइनेबल प्रोसेस या काउंटिंग प्रोसेस दे आर सेम थिंग, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो एंटी डिफाइन करता है ना, सो सो यहाँ इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियल है ना, एस एन क्या है, x1 + x2 + xn, मतलब अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर, ऐसा कुछ हो गया ना, द अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर, और n जो है दिस इज द काउंटिंग प्रोसेस, नंबर ऑफ है ना अराइवल बाई टाइम t, है ना, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है Sn मोर देन 1। Sn क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अराइवल टाइम ऑफ nth कस्टमर या nth इवेंट, या अकरेंस टाइम ऑफ nth इवेंट अकरेंस, है ना, ये nth दिस, ये बोल रहा है मोर देन 1, तो टाइम 1 से ज़्यादा होगा, इसका क्या आएगा, मतलब डायरेक्टली रिजल्ट है, मैं कहना चाह रहा हूँ रिजल्ट एक थ्योरम लिखना पड़ेगा। सो इससे जो आएगा वेरिएंस ऑफ n सीधा सीधा लैम्डा होता है, तो यहाँ पे जो एक थ्योरम है कि n-1 हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा, ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा जरा बनाओ। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ n निकालोगे तो 1 + लैम्डा आएगा, एंड वेरिएंस ऑफ n निकालोगे लैम्डा आएगा, ठीक है। सो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए कुछ ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं, दिस इज डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आप रॉस वाली बुक पढ़ो, उसमें आपको ये मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। टॉपिक कौन सा पढ़ोगे, उसमें काउंटिंग प्रोसेस नाम नहीं लिखा, उसमें लिखा रीन्यूअल प्रोसेस, है ना। सो रीन्यूअल प्रोसेस और काउंटिंग प्रोसेस सेम ही है, देख लीजिए फिर भी। दिस इज द फर्स्ट पैसेज टाइम ओवर टाइम 1, है ना, फर्स्ट पैसेज टाइम ओवर टाइम 1, तो है ना ये चीज़ है। सो जस्ट ये एक रिजल्ट है विद दिस रिगार्ड, है ना, ये अजम्पशन है, इसके अकॉर्डिंग ये होगा n-1 इज पॉइसन लैम्डा, देन ये आ जाएगा, इससे देख लो एक बारी। ठीक है जी। सो अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो हो गया, इसमें थोड़ा डिज़ाइन मुझे खुद देखना पड़ेगा अभी। सो बाकी देखते हैं अगले क्लास में। सो अभी हमने है ना मेनली कुछ क्वेश्चन 2015 वाले डिस्कस किए, कल भी इसको कंटिन्यू करूंगा। बाकी जो आपके डाउट्स होंगे आप पूछोगे तो मैं ट्राई करूंगा, है ना, ये कि मुझे भी सीखना ही है। सो ये है। सो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। मे भी कल शायद क्लास नहीं होगी, अभी मैं फिर घर जाऊँगा, अभी आजकल वीकेंड पे घर जाता हूँ, तो फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास नहीं हो पाएगी, सिर्फ मंडे क्लास होगी अब आऊँगा, तो ये है। जब तक आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, जो लोग हैं आपके जो ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं पहले के, तो वो आप देख के कुछ सीख सकते हो, और बाकी डाउट क्लास में कोशिश करूँगा अगर हो पाया तो।